दिन बाद क्यों जागी सरकार? अदालत के डंडे से बदला रुख। क्या अब बचेगी सोनम वांगचुक की जान? 19 दिन, पूरे 19 दिन से एक इंसान दिल्ली की तपती धूप में अन्न का एक दाना खाए बिना ही बैठा हुआ है। देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की भीख मांग रहा है, लेकिन हमारी हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी जब तक पानी सिर से ऊपर नहीं गुजर गया। मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, तब जाकर सरकार के हाथ पैर फूलने लगे, वरना ये तो जैसे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही थी। जो सरकार अब तक मुंह फेरे बैठी थी, अब अदालत का डंडा चलते ही कहती है हम तो डॉक्टर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जब तक कोर्ट ने डांट नहीं लगाई, सरकार को किसी की जिंदगी की कीमत ही समझ नहीं आई। अब जब चारों तरफ से आलोचना हो रही है, सरकार घिर गई है, तो मजबूरी में इंसानियत का चोला ओढ़ लिया है। खास बात यह है कि सोनम वांगचुक अपने किसी निजी फायदे के लिए अनशन पर नहीं बैठे हैं। उन्हें ना तो कोई चुनाव लड़ना है और ना ही सत्ता की मलाई खानी है। वो देश के लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए अनशन कर रहे हैं। उनकी मांग बिल्कुल साफ और सीधी है। नीट परीक्षा के नाम पर देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। लेकिन मजाल है कि नैतिकता के आधार पर सरकार का कोई मंत्री अपनी कुर्सी छोड़ दे, चाहे किसी की जान ही क्यों न चली जाए। ये अपनी गद्दी से टस से मस नहीं होंगे। देखिए, बहुत अफसोस है, उनका काफ़ी लंबा अरसा हो गया वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंखें बंद किए बैठी हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि उन्हें जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। उनकी ये जो भूख हड़ताल है, इसको तोड़ना चाहिए, उन्हें जूस पिलाना चाहिए। अगर उन्होंने दम तोड़ दिया, जैसे कि खबरें आ रही हैं, तो ये एक हमारे लोकतंत्र पे कलंक होगा। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि हमारे प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं की इस बात की कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब जरा सरकार का यू टर्न देखिए। कोर्ट में केंद्र सरकार पहले क्या दलील दे रही थी? कह रही थी कि अभी प्राइवेट डॉक्टर सोनम वांगचुक की जांच कर रहे हैं और जब कभी सरकारी डॉक्टर को इजाजत दी जाती है तो वो भी उन्हें देख लेते हैं। 19 दिन से अनशन चल रहा है। एक आदमी दिल्ली की तपती गर्मी में भूखा बैठा है और आप मौके का इंतजार कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है? लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कह दिया, हर नागरिक की जान कीमती है। कोर्ट की सख्ती देखते ही सरकार ने तुरंत ही घुटने टेक दिए और कहा कि अब हर दिन सरकारी डॉक्टर और एक्सपर्ट सोनम वांगचुक की सेहत पर नजर रखेंगे। डॉक्टरों की सलाह पर जो भी मदद चाहिए होगी वो तुरंत मुहैया कराई जाएगी। चलिए, देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए। कोर्ट ने तो जनहित याचिका का निपटारा कर दिया और सरकार ने जान बचाने का वादा भी कर दिया। लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। असली खेल यहीं से शुरू होता है और असली सवाल अभी भी वही है। क्या सिर्फ मेडिकल टीम भेज देने से सोनम वांगचुक की मांगें पूरी हो गई? क्या डॉक्टरों की टीम भेजकर सरकार ने अपनी नाकामी पर पर्दा डाल लिया? क्या नीट परीक्षा का भ्रष्ट सिस्टम इससे सुधर जाएगा? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? सवाल वहीं के वहीं खड़े हैं। वैसे आपको क्या लगता है? क्या वांगचुक का ये अनशन इस बहरी सरकार को जगा पाएगा? क्या देश के शिक्षा मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई हक है? सवाल बड़े हैं और कड़े हैं। चलिए, सोनम वांगचुक के बाद अब बात कर लेते हैं आजम खान की। आजम खान इन दिनों जेल में हैं, लेकिन अभी भी उन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल कल जो बैठे थे हुकूमत के तख्त पर एकदम शान से, अब उनकी यूनिवर्सिटी ढह रही है कानून के फरमान से। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दौर वो भी था जब रामपुर में पत्ता भी हिलता था तो आजम खान की मर्जी से हिलता था। लेकिन आज
वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि उनका रुतबा ही खत्म हो गया है। जिस जौहर यूनिवर्सिटी को आजम खान साहब यूपी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने साफ कह दिया है कि यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतें, जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 40 में से 38 इमारतें बिना नक्शे के यानी पूरी तरह से अवैध बनी हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, या तो खुद अवैध निर्माण को गिरा दीजिए, हटा दीजिए, या फिर सरकारी बुलडोजर अपनी रफ्तार से काम करेगा। यानी आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चल सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जौहर विश्वविद्यालय बनाया, आजम खान साहब ने, और अच्छी बात है विश्वविद्यालय बनाना, लेकिन उस जो मानक हैं, जो नियम कायदे कानून हैं, इनको तमाम इन नियम कायदे कानूनों को, मानक को ताक पे रख के अपने निजी स्वार्थ के लिए एक विश्वविद्यालय को बनाने का जो काम रामपुर में हुआ, जिसमें गरीबों की ज़मीन पे भी कब्जा किया गया, सरकारी ज़मीन पे भी कब्जा किया गया, वक्फ की ज़मीन पे भी अपने निजी स्वार्थ के लिए कब्जा किया गया, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था। और यकीन तौर पर कानूनी जांच हुई और जांच में जो भी सामने आया, जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस दिशा में प्रशासन आगे बढ़ रहा है। दरअसल आजम खान की इस यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतें बिना नक्शे के ही बनाई गई हैं। जब डीएम ने पूछा कि इन बिल्डिंगों के नक्शे कहां हैं, तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने दलील दी कि जब ये बनी थी तब रामपुर अथॉरिटी थी ही नहीं। इसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जब 2 बिल्डिंगों का नक्शा जिला पंचायत से पास करवा लिया गया था, तो बाकी की 38 बिल्डिंग बनाते वक्त इस कानून का उल्लंघन आखिर क्यों किया गया? याद कीजिए साल 2005 का वो मंजर, जब पूरी की पूरी मुलायम कैबिनेट रामपुर में इस यूनिवर्सिटी की नींव रख रही थी। कितना रुसूख था, कितनी हनक थी, लेकिन उस चमक दमक के पीछे की काली हकीकत क्या आपको पता है? दरअसल इस यूनिवर्सिटी को खड़ा करने के लिए आलियागंज गांव के 26 गरीब किसानों की 35 बीघा जमीन बिना उनकी मर्जी के कौड़ियों के भाव हड़प ली गई। और जब उन बेचारे किसानों ने अपना हक मांगा, तो उन पर सरिया सीमेंट चोरी के झूठे केस ठोककर उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसे कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। सत्ता की हनक में तब किसी को गरीबों के आंसू नहीं दिखे, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आज वही आजम खान 2-2 पैन कार्ड रखने के मामले में बेटे के साथ जेल की सलाखों के पीछे हैं, और उनका बनाया ये अवैध साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह ढहने के कगार पर है। गरीबों को रुलाकर जो यूनिवर्सिटी खड़ी की, अब वो कानून के शिकंजे में है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने तो जौहर यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है, या तो खुद अवैध निर्माण को गिरा लीजिए, अवैध निर्माण को हटा लीजिए, नहीं तो फिर सरकारी बुलडोजर चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लाखों बच्चों के भविष्य का क्या होगा? इस पर ना तो अभी तक सरकार ने कुछ कहा है और ना ही यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने। चलिए, बात यूपी की ही हो रही है, तो अब यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं। क्या यूपी चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव 36 साल पुराना सियासी इतिहास दोहराने जा रहे हैं? क्या काशी, मथुरा और अयोध्या की सियासत के बीच सपा का नया दांव बीजेपी को चुनौती देगा? क्या सनातन ही समाजवाद का नारा है? हिंदुत्व की राजनीति में सेंध लगाने की कोशिश है? और सबसे बड़ा मुद्दा, क्या अखिलेश की रथ यात्रा उन्हें 2012 की तरह सत्ता तक पहुंचाएगी, या 2022 की तरह कहानी अधूरी ही रह जाएगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में रथ यात्रा का सबसे बड़ा अध्याय 1990 में लिखा गया था, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा ने राम मंदिर आंदोलन को राष्ट्र राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया और बीजेपी के जनाधार को जबरदस्त विस्तार मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में रथ केवल यात्रा नहीं,
बल्कि सत्ता तक पहुंचने का सबसे प्रभावी राजनीतिक प्रतीक बन गया। अब 3 दशक बाद रथ यात्रा की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अगस्त-सितंबर में रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। अगर इतिहास की तरफ देखें तो 2012 में भी अखिलेश यादव क्रांति रथ लेकर निकले थे। उस समय उनका चेहरा नया था, राजनीति में ऊर्जा थी और जनता बदलाव चाहती थी। नतीजा भी बेहतर रहा। समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और 38 साल के अखिलेश उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। यानी उस दौर में रथ सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा था। लेकिन 2022 में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। अखिलेश यादव ने जोरदार प्रचार किया, समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़कर 111 तक पहुंची, लेकिन बीजेपी 255 सीटों के साथ दोबारा सरकार बनाने में सफल रही। सवाल यह है कि 2026 की रथ यात्रा आखिर किस लिए है? पहला मकसद पूरे संगठन को चुनावी मोड में लाना। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जान फूंकना किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। दूसरा मकसद अखिलेश यादव को पूरे के पूरे प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित करना। और तीसरा मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विधानसभा तक पहुंचाना, क्योंकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने कड़ी चुनौती दी थी और अब उसी लय को विधानसभा चुनाव तक ले जाने की कोशिश होगी। विपक्ष में बैठे उनको पिछले 10 साल से समय हो गया, लेकिन विपक्ष की भूमिका में तो आज तक एक दिन सड़क पर नहीं निकले। ऐन वक्त पर रथ यात्रा निकालने का औचित्य क्या है? हकीकत यह भी है कि रास्ता उतना आसान नहीं है जितना कि नजर आता है। एक तरफ बीजेपी है जिसके पास मजबूत संगठन है, बूथ मैनेजमेंट है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन का गणित भी साधना होगा। सीटों का बंटवारा, कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल और वोट ट्रांसफर, यही वो मोर्चे हैं जहां अक्सर विपक्ष की गाड़ी फंस जाती है। राजनीति में कहावत भी है, घर की लड़ाई बाहर की लड़ाई से ज्यादा मुश्किल होती है। यही नहीं, यूपी में चुनाव सिर्फ मुद्दों से नहीं बल्कि नैरेटिव से भी जीते जाते हैं। बीजेपी हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास का नैरेटिव बनाए रखना चाहेगी, जबकि अखिलेश यादव बेरोजगारी, महंगाई, किसानों, पिछड़ों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर चुनावी जमीन तैयार करेंगे। लेकिन आखिर में जनता का सवाल एक ही होगा, क्या अखिलेश सिर्फ रथ निकाल रहे हैं या सत्ता तक पहुंचने का पूरा रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं? वैसे आपको क्या लगता है, यूपी में 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।